हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं आयरन मैन मूवी पार्ट 1 के बारे में। बेसिकली मूवी स्टार्ट होती है और मूवी के फर्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है अफ़गानिस्तान और यूएसए का मिलिट्री सेटअप, बॉर्डर एरिया दिखाया जाता है और वहाँ पे एक बहुत बड़ा जेट प्लेन आके खड़ा होता है जहाँ से टोनी स्टार्क बाहर आता है। टोनी स्टार्क बेसिकली एक वेपन मेकिंग इंडस्ट्रीज का मालिक होता है और वो यूएसए के लिए वेपन्स बनाता है और वो वहाँ पे एक मिसाइल लेके आता है जो उनको सैंपल उनको दिखाने के लिए लाता है, जो कि मिलिट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। टोनी स्टार्क बेसिकली उन्हें अपनी मिसाइल के बारे में, अपने वेपन्स के बारे में सारा कुछ बताता है, कैसे वो यूज़ होगा और फिर उसको एक सैंपल भी दिखाता है। तो जैसे ही वो मिसाइल को लॉन्च करते हैं तो हम देख सकते हैं कि उसने कितनी हाईटेक मिसाइल्स बनाई थी जिससे 1 मिनट में किसी भी कंट्री को तबाह किया जा सकता है। और इस डील से टोनी स्टार्क को भी बहुत फ़ायदा होगा और जैसे ही वो वहाँ से जाने लगता है तो अचानक से वो देखते हैं कि उन पर अटैक हो जाता है। जो सभी यूएस आर्मी ऑफिसर्स होते हैं वो टोनी स्टार्क को प्रोटेक्ट करने की बहुत कोशिश करते हैं, बट जो अटैक होता है वो बहुत ही डेडली होता है जिसमें सारे जख्मी हो जाते हैं और टोनी स्टार्क भी भागने लगता है। तो जैसे ही वो जाके वहाँ पे छुपता है तो उसके पास उसी कंपनी की एक मिसाइल आके गिरती है, पर उसको कुछ समझ में नहीं आता और अचानक वो फट जाती है जिसकी वजह से उसको बहुत चोट लग जाती है। नेक्स्ट सीन हमें 36 आवर्स पहले की स्टोरी बताई जाती है जिसमें टोनी स्टार्क को उसकी वेपन मेकिंग स्किल्स के लिए अवार्ड करना होता है और उसके सारे एंसेस्टर्स भी हमेशा से वेपन मेकिंग इंडस्ट्रीज में ही होते हैं। तो जैसे ही टोनी को बुलाया जाता है अवार्ड के लिए, वो वहाँ पे नहीं होता और उसकी जगह पे उसका एक पार्टनर बिजनेस में, जो कि उसके पापा के साथ भी होता था, उसके बिहाफ पे वो अवार्ड रिसीव करता है और सबको थैंक यू बोलता है इस अवार्ड के लिए। बट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि टोनी स्टार्क है कहाँ पे। तो टोनी स्टार्क बेसिकली एक कैसीनो में होता है और उसको बंदा पूछता है कि तुम अवार्ड लेने क्यों नहीं आए। वो बोलता है कि नहीं मैं बहुत बिजी था, मैं यहीं पे काम कर रहा था। तो वो उसको वो अवार्ड देता है, पर टोनी स्टार्क उस बातों पे जरा सा भी ध्यान नहीं देता, उसको उस अवार्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं होता और वो दूसरों को वो अवार्ड देकर वहाँ से चला जाता है। तो जैसे ही टोनी स्टार्क वहाँ पे आता है, वहाँ पे एक न्यूज़ रिपोर्टर आती है जो उससे पूछती है कि आप ये जो वेपन्स बना रहे हो, आपको पता है ये ह्यूमन ग्राउंड्स के लिए कितने ज़्यादा डेंजरस है और ये इंसानों को ख़त्म कर सकते हैं। पर टोनी स्टार्क बोलता है कि हम वेपन्स के बिना जिंदा कैसे रह सकते हैं, अगर हम वेपन्स नहीं बनाएंगे तो हमारे जो एनिमीज़ हैं वो डेफिनेटली वेपन्स बना के हमें मार देंगे। तो वेपन मेकिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस है। पर वो रिपोर्टर उससे क्वेश्चन करती रहती है। टोनी स्टार्क और रिपोर्टर साथ में कुछ टाइम स्पेंड करते हैं और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि टोनी स्टार्क की असिस्टेंट उससे कहती है कि उसे अफ़गानिस्तान जाना है। तो जैसे ही वो फ्लाइट में बैठ के अफ़गानिस्तान जा रहे होते हैं तो वहीं से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि टोनी के ऊपर कुछ लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसमें कुछ बैटरी फिट कर रहे हैं क्योंकि वो टोनी स्टार्क जो होता है वो ज़ख्मी होता है। और जैसे ही टोनी स्टार्क की आँख खुलती है वो देखता है कि मेरे अंदर इतनी सारी बैटरीज फिट की हुई हैं और वो अपने आप को एक बहुत ही अनकंफर्टेबल स्टेट में पाता है। पर जैसे ही वो खड़ा होता है वो देखता है कि उसके पास में एक बंदा होता है और उसके शरीर में एक बैटरी टाइप फिट की होती है। तो वो डॉक्टर होता है एक्चुअल में और उसको बताता है कि जिस मिसाइल से तुम घायल हुए थे उस मिसाइल के बहुत ही छोटे छोटे पीसेस जो हैं जिसको हम निकाल नहीं सकते सर्जरी से, वो तुम्हारी दिल की तरफ ना बढ़े, इसीलिए हमने वहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट दिल के पास तुम्हारे फिट किया है। टोनी ये सब बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो रहा होता है और डॉक्टर से बोलता है कि तुम घबराओ मत, ये तुम्हारी जान बचाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो बेसिकली तो वहाँ पर कुछ लोग गेट पर आते हैं और वो डॉक्टर बोलता है टोनी को कि तुम चुप करके अपने हाथ खड़े होकर खड़े हो जाओ। तो वहाँ से कुछ लोग एंटर करते हैं जो एक्चुअली में अफ़गानिस्तान के मिलिट्री ऑफिसर्स होते हैं जो यूएसए पर अटैक करना चाहते हैं। वो वहाँ पे आते हैं और टोनी को बोलते हैं कि टोनी, तुम्हारा अफ़गानिस्तान में स्वागत है और हम तुम्हें यहाँ पर किडनैप करके लेके आए हैं। वो टोनी को बताते हैं कि वो उनकी वेपन मेकिंग स्किल से कितने ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं और वो टोनी से कहते हैं कि तुम हमारे लिए भी वैसी ही मिसाइल बनाओ जैसी तुम यूएसए के लिए बनाना चाहते थे, ताकि हम उन पर अटैक कर कर उन्हें हरा सके। पर टोनी इस बात के लिए साफ इनकार कर देता है। तो वो डॉक्टर बोल देता है कि तुम्हारे पास इसके अलावा कोई और चॉइस नहीं है क्योंकि ये ऐसा इलाका है जहाँ पे तुम्हारे ऑफिसर्स और तुम्हारी जो आर्मी है वो तुम्हें ढूंढ कभी नहीं पाएगी। टोनी स्टार्क को ना चाहते हुए भी उनकी बात पे कहीं ना कहीं पे एग्री करना पड़ता है। टोनी को एक बात तो बहुत क्लियर थी कि वो उन अफगानिस्तान टेररिस्ट के लिए कभी भी वो मिसाइल नहीं बनाएगा, क्योंकि पर टोनी और वो डॉक्टर वहाँ से आज़ाद होना चाहते थे। तो उन्होंने ये प्रिटेंड करना शुरू कर दिया कि हाँ, हम तुम्हारे लिए मिसाइल बना रहे हैं, पर असल में वो कुछ और ही इन्वेंशन करने की कोशिश करते हैं। तो
इस दौरान टोनी और वो डॉक्टर आपस में बातें करते हैं और वो डॉक्टर उसे बताता है कि उसको अपनी फैमिली की कितनी याद आती है और वो उनके पास वापस जाना चाहता है। तभी टोनी उसे बताता है कि उसकी तो कोई फैमिली नहीं है, वो बस अपनी असिस्टेंट और अंकल के साथ रहता है। सो टोनी फाइनली एक डिज़ाइन तैयार करता है जो कि एक हाईटेक सूट होता है जिसमें सभी ग्रेनेड्स एंड बुलेट प्रूफ वो एक सूट डिज़ाइन करता है जिसको पहनकर वो वहाँ से आज़ाद होने की ट्राई करते हैं। तो डॉक्टर उसे बेसिकली उस बैटरी के बारे में बताता है कि वो बैटरी उसके शरीर के लिए कितनी ज़रूरी है और सूट को चलाने के लिए भी एक बहुत ही हाईटेक पावर की ज़रूरत है जिससे वो सूट रन कर सके। तो टोनी उसकी तरफ देखता है और उससे बताता है कि उसके पास एक आइडिया है। कुछ ही टाइम में टोनी ऐसे पावर सोर्स की इन्वेंशन कर लेता है और दूसरी साइड पे जो मिलिट्री ऑफिसर्स होते हैं अफगानिस्तान के, वो देखते हैं कि मिसाइल बन रही है कि नहीं बन रही, पर एक्चुअल में उन्हें पता नहीं होता कि मिसाइल कैसे बनती है। तो वो टोनी को सारा मटेरियल भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें कोई नॉलेज नहीं होती कि वेपन कैसे बनते हैं। टोनी उन्हीं का मटेरियल यूज़ करके एक ऐसे सूट की इन्वेंशन करना शुरू कर देता है जिसको पहन के वो बाहर जा सके। पर जैसे ही वो, क्योंकि वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगे होते हैं तो उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि ये एक्चुअल में मिसाइल नहीं बना रहा है, कुछ और बना रहा है। तो उनका लीडर टोनी के पास आता है और उस डॉक्टर को मारने की धमकी देता है। तो टोनी बेसिकली वो सूट पूरा रेडी कर लेता है और उसकी प्रोग्रामिंग वगैरह भी सब कुछ डन कर लेता है। और जैसे ही वो सूट पहनकर बाहर आता है तो वो देखता है कि सूट कितना हाईटेक बना है जिससे वो सारे अफगानिस्तान के जो टेररिस्ट होते हैं उनको मार देता है और अपनी गन के साथ उन पे फायर भी करता है। तो वहाँ पे वो बेसिकली जितने भी स्टार्क इंडस्ट्रीज़ के वेपन अफगानिस्तान के बॉर्डर पे पड़े होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करके वहाँ से उड़ जाता है और अचानक से उसके सूट की पावर सारी खत्म हो जाती है और एक रेगिस्तान में गिर जाता है। पर वहाँ पे उसके प्राइवेट जेट आते हैं जो टोनी को लेकर वापस उसके घर पे पहुँचा देते हैं। जैसे ही टोनी वहाँ पर अपने घर वापस लौटता है, वहाँ पे उसका जो अंकल होता है जो उसके फादर का बहुत अच्छा दोस्त होता है, वो टोनी उसको बोलता है कि मुझे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवानी है, जिसके लिए बेसिकली पहले वो कहता है कि मुझे एक चीज़ बर्गर चाहिए, पहले मैं चीज़ बर्गर खाऊंगा। और सारे वो मीडिया पर्सन्स को बोलता है कि तुम आराम से बैठ जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। तो वो सारी कहानी उसको बताता है कि मीडिया वालों को कि वो कैसे किडनैप हो गया था, अफगानिस्तान के लोग का टेररिस्ट उनको किडनैप कर लिया था। और उसको ये बात रियलाइज़ हुई है कि वेपन्स एक्चुअल में ह्यूमन ग्राउंड्स के लिए, लोगों के लिए कितने ज़्यादा हार्मफुल हैं। और वो सभी मीडिया पर्सन्स को बताता है कि जैसे ही वो किडनैप हुआ था तो उसको ये बात कितनी रियलाइज़ हुई है कि जो वेपन्स उसकी इंडस्ट्री बना रही है वो एक्चुअल ह्यूमन रेस के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। और ये ऐलान कर देता है कि स्टार्क इंडस्ट्रीज आज के बाद कोई भी ऐसे डेंजरस वेपन्स नहीं बनाएगी, जिसको सुनकर सभी मीडिया में हलचल हो जाती है। और उसका अंकल सभी को शांत करता है और बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, टोनी अभी अभी वहाँ से किडनैप होकर आया है इसलिए वो ऐसी बातें कर रहा है, पर स्टार्क इंडस्ट्रीज ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, वो वेपन्स बनाना कंटिन्यू करेगी। बट टोनी इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता और टोनी बोलता है कि ये तो मैंने अब डिसाइड कर लिया और वो वहाँ से चला जाता है। तो जो टोनी का अंकल होता है वो उसके पीछे पीछे आता है और बोलता है कि टोनी ये क्या चल रहा है, अगर हम वेपन्स ही बनाएंगे तो क्या हम दूध की बोतलें बनाना शुरू कर दें। तो टोनी उसको बताता है कि एक्चुअल में उसके साथ वहाँ पे क्या क्या हुआ, उसने क्या क्या किया। तो टोनी उसे बताता है कि नहीं, हम वेपन्स ही बनाएंगे पर हम एक्चुअल में एक पावर सोर्स जनरेट करेंगे जो एक्चुअली में उसने एक केव में ऑलरेडी जनरेट कर लिया, हम उसकी प्रोडक्शन करेंगे। तो टोनी अपने अंकल को जो है उस शर्ट खोलता है अपनी और उसको वो बेसिकली वो पावर सोर्स दिखाने की कोशिश करता है। पर उसका अंकल बोलता है कि टोनी मैं तुम्हारी सारी बातें समझ रहा हूँ पर तुम भी मेरी बातें समझो कि हम ये वेपन्स बनाना बंद नहीं कर सकते। और वो टोनी को समझाने की बहुत कोशिश करता है पर टोनी उसे कहता है कि हम इससे भी एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकते हैं। पर जो अंकल होता है वो बहुत डिटरमाइंड होता है कि स्टार्क इंडस्ट्रीज कभी भी अपने वेपन्स बनाना बंद नहीं करेगी। टोनी उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है पर वो नहीं मानता। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि टोनी अपनी असिस्टेंट से बात कर रहा होता है जिसका नाम पेपर होता है। वो अपनी असिस्टेंट को बोलता है कि क्या तुम प्लीज़ मेरी ये बैटरी जो है उसको चेंज कर दोगी। तो उसकी असिस्टेंट बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इस काम को करने के लिए केपेबल हूँ। पर टोनी उसे बोलता है कि तुम सबसे ट्रस्टवर्दी पर्सन हो जिसको मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ इस काम के लिए। तो उसकी जो असिस्टेंट होती है पहले तो वो बहुत डरती है बट फाइनली वो तैयार हो जाती है इस काम को करने के लिए और उसकी बैटरीज को चेंज कर देती है। तो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि रेगिस्तान में अफगानिस्तान के जो टेररिस्ट होते हैं वो सूट को ढूंढने की कोशिश करते हैं और उनको वो मिल भी जाता है। वो सूट के सारे पीसेस को कलेक्ट करते हैं और उसको जोड़ने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी साइड में टोनी उस सूट को दोबारा से नए सिरे से बनाने की कोशिश करता है और भी हाईटेक तरीके के साथ। टोनी अपना पूरा डेडिकेशन उस सूट को बनाने में लगा देता है जिसमें वो उड़ने की प्रैक्टिस करता है और
जैसे ही वो टोनी उस सूट को प्रॉपर रेडी करता है तो वो उसको बाहर ट्रायल के लिए लेके जाता है, जिसको बहुत ही हाइट पे जाके वो उड़ना शुरू कर देता है। और जैसे जैसे वो ऊपर हाइट बढ़ती जाती है उसका सूट में एक प्रॉब्लम आ जाती है कि उसका सूट जम जाता है और जमकर वो डीएक्टिवेट हो जाता है। तो जैसे ही सूट कम्प्लीटली जम जाता है टोनी नीचे गिरना शुरू कर देता है, और जैसे ही वो नीचे गिरता है धीरे धीरे हीट की वजह से उसके सूट की सारी बर्फ पिघल जाती है और वो सूट अपने आप दोबारा एक्टिवेट हो जाता है बर्फ के पिघलने के साथ। सो टोनी दोबारा से अपनी लेबोरेटरी में अपने सूट्स में इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक से उसकी नज़र उसके टेबल पे पड़ती है, जहाँ पे उसके लिए एक गिफ्ट रखा होता है पेपर की तरफ से, जिसको जब वो खोलता है टोनी तो वो उसको देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि टोनी एक पार्टी में जाता है जो उसी की इंडस्ट्री ने थ्रो की होती है, पर उसको इन्वाइट नहीं किया होता। वहाँ पे वो अपनी असिस्टेंट के साथ कुछ देर डांस करता है और टाइम स्पेंड करता है और उसको बहुत अच्छा लगता है। और टोनी को बेसिकली उस पार्टी में वही वाली रिपोर्टर मिलती है जो उससे पहले क्वेश्चन कर रही थी। तो वो रिपोर्टर आती है और टोनी के पास खड़ी होती है और उससे कुछ बातें करती है और उसको कुछ पिक्चर्स भी दिखाती है। उस पिक्चर्स जो वो टोनी को दिखाती है उनको दिखाने के बाद वो पूछती है कि क्या ये आपकी परमिशन के साथ हो रहा है कि आपके बनाए हुए मिसाइल्स और वेपन्स हमारे एनिमीज यूज़ करके हमारी मिलिट्री को ख़त्म कर रहे हैं। तो इस बात का टोनी के पास कोई जवाब नहीं होता, पर वो रिपोर्टर टोनी को कॉन्टीन्यूसली टॉन्ट करती रहती है और उससे सवाल करती रहती है, पर टोनी उसकी बातों को इग्नोर करता है। पर हालांकि उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, वो सीधा अपने अंकल के पास जाता है और उससे पूछता है कि आपको पता है कि हमारी इंडस्ट्रीज़ में क्या चल रहा है, कि हमारी इंडस्ट्रीज़ वेपन्स हमारे अफगानिस्तान जो हमारा एनिमी है उनको वो बेच रही है। पर उनकी बातों पे वो उसका अंकल बिल्कुल भी गौर नहीं करता और बोलता है कि हाँ हमारी इंडस्ट्री ऐसा कर रही है। तो टोनी इस बात पर बहुत गुस्सा करता है, पर वो अंकल उससे बोलता है कि टोनी ये कंपनी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, इसमें और भी बहुत सारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और वो अंकल ऐसा कह के वहाँ से चला जाता है। टोनी इस बात को बहुत ही दिल पे लगा लेता है और वो सोचता है कि उसे अफगानिस्तान में जो लोग रह रहे हैं जिन पे वो टेररिस्ट अत्याचार कर रहे हैं उनकी मदद मैं खुद ही करूँगा। वो अपने सूट को बहुत ही एडवांस कर लेता है और अपने सूट का फाइनली वो प्रॉपर ट्रायल लेता है और देखता है कि सब कुछ ठीक है कि नहीं, और वो अपना सूट पहनकर अफगानिस्तान की तरफ मुड़ना शुरू कर देता है। वहाँ पहुंचकर वो सभी जो टेररिस्ट होते हैं उन पर अटैक कर देता है, उनको मारना शुरू कर देता है और उनके हेड को भी वो मार देता है और सारी जो स्टार्क इंडस्ट्रीज की जो मिसाइल्स है वेपन्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। पर वहीं पर दूसरी साइड में जो कैलिफोर्निया में मिलिट्री बेस होता है वो देखता है कि कुछ अजीब सी चीज़ आसमान में उड़ रही है। पहले तो उन्हें समझ नहीं आता कि ये कौन है, कि क्या ये कोई एनिमी है या कोई स्पेसशिप है। तो जब उन्हें समझ में नहीं आता तो वो एक दोस्त होता है जो मिलिट्री में होता है टोनी का, वो टोनी को फ़ोन लगाता है कि यार ये जो चीज़ आसमान में उड़ रही है ये क्या तुम हो या क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो। तो टोनी बिल्कुल मना कर देता है। तो जो मिलिट्री के लोग होते हैं वो बोलते हैं कि सर हमें बिल्कुल नहीं पता कि ये चीज़ क्या है, तो ये असल में कोई एनिमी भी हो सकता है, तो हमें इस पर अटैक करना चाहिए। सो जो टोनी होता है वो फाइनली उस बंदे को बताता है कि ये मैं ही हूँ। नेक्स्ट डे टोनी का जो दोस्त होता है वो मीडिया पर्सन को क्लियर कर देता है सब कुछ और टोनी पर कोई भी बात नहीं आने देती। पर जो टोनी का अंकल होता है वो उन मिलिट्री टेररिस्ट लीडर्स के साथ एक डील करता है कि मुझे वो सूट तुम्हारा जो चाहिए जो तुमने बना लिया है, जो वेपन तुमने तैयार कर लिया है, वो उनसे वो खरीदने के लिए जाता है। और इसी सीन में हमें पता लगता है कि एक्चुअल में वो अंकल ही हो रहता है जो अंडर द टेबल डीलिंग कर रहा होता है स्टार्क इंडस्ट्रीज की तरफ से इन मिलिट्री टेररिस्ट के साथ। तो जैसे ही वो लीडर जो होता है वो अंकल को वो सूट दिखाता है तो अंकल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो सूट को खरीदने की कोशिश करता है। पर वो उसके लिए उसको कोई भी पैसे पे नहीं करता। इनफैक्ट जो अंकल होता है वो उस मिलिट्री टेररिस्ट को भी धोखा देता है और उसको कोई इंजेक्शन देकर वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ टोनी जो होता है अपने सूट को देखता है, उसमें इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करता है, तो उसी वक्त वहाँ पे पेपर आ जाती है और वो टोनी से कहती है कि टोनी अब इन सब चीज़ों में मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। पर टोनी उसे कन्विंस कर लेता है कि तुम्हें मेरा साथ देना ही पड़ेगा और उसको वो एक चिप देता है और बोलता है कि जाओ अंकल के ऑफिस में जाओ और जितनी भी स्टार्क इंडस्ट्री के नाम पे डीलिंग्स हो रही है उसका डाटा तुम इसमें ले आओ। तो पेपर वैसे ही करती है, वो चुपके से अंकल की कैबिनेट में जाती है और वहाँ पर जाते ही वो कंप्यूटर में उसके चिप लगाती है और सारा डाटा जो है वो रिट्राइव करने की कोशिश करती है। उसी में उसको पता लगता है कि एक्चुअल में ये जो अंकल है वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, उसी ने टोनी की किडनैपिंग करवाई होती है और उससे वो मिसाइल अफगानिस्तान के लिए वो बनवाना चाहता था। इसीलिए ये सब देखकर पेपर जो होती है वो बहुत शॉक हो जाती है और सोचती है कि ये अंकल बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। पर उसी वक्त जैसे ही वो कॉपी कर ही रही होती है एकदम से वहाँ पर वो अंकल आ जाता है और जिसको देखकर पेपर बहुत ज़्यादा डर जाती है। पर उस अंकल को पता नहीं होता कि पेपर एक्चुअल में कर क्या रही है। तो जैसे ही पेपर वहाँ से जाती है उस अंकल को पता लग जाता है कि पेपर को सब कुछ पता लग चुका है और वो डाउनलोड कर चुकी है सारा डाटा, जिसको देखकर अंकल बहुत गुस्से में आ जाता है।
तो पेपर को जैसे ही सब पता लगता है, फटाफट वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, जहाँ पे उसे एक और सीबीआई ऑफिसर मिलता है। वो उसको भी अपने साथ में ले लेती है और उसको साथ रास्ते में सारी कहानी बताती है कि ऐसे ऐसे जो स्टार्क इंडस्ट्री को जो शेयर पार्टनर वो अंकल है, उसने ऐसा करके इंडस्ट्रीज का नाम खराब करने की कोशिश किया और उसका जो इंटेंशन है वो पूरी दुनिया को खत्म करने का है वेपन के साथ। पर जैसे ही वो अंकल अपने साइंटिस्ट की टीम के पास आता है, क्योंकि उसको सूट रन करने के लिए एक अल्टीमेट पावर सोर्स की ज़रूरत होती है जो बाकी साइंटिस्ट उसे नहीं बना पाते, तो साइंटिस्ट को वो बहुत गुस्सा करता है कि टोनी स्टार्क ने वो जो अल्टीमेट पावर सोर्स है उसको एक केव में बना लिया था, तुम्हारे पास सभी फैसिलिटीज होने के बाद में तुम इसको क्यों नहीं बना पा रहे। तो वो साइंटिस्ट उसे बहुत प्यार से समझाता है कि मैं टोनी स्टार्क नहीं हूँ और मुझसे ये काम नहीं हो पा रहा है। तो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो अंकल होता है वो टोनी को थोड़ी देर के लिए उस गन के साथ नम कर देता है और उसकी जो चेस्ट पे लगा जो पावर सूट होता है उसको निकाल लेता है अपने सूट के लिए और उसको निकाल के वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो टोनी उस पावर सोर्स के बिना जिंदा नहीं रह सकता। तो उसकी हालत जो है धीरे धीरे जो है बहुत ज़्यादा ख़राब होनी शुरू हो जाती है। तो टोनी बहुत ज़्यादा अपने आप को अनकॉन्शियस फील करता है, पर धीरे धीरे वो जाकर वो एक पावर सोर्स जो उसको पेपर ने गिफ्ट किया था उसको अपने चेस्ट पे लगाता है और अपने आयरन सूट पे फुली रेडी हो जाता है। वहीं दूसरी साइड में हमें दिखाया जाता है कि वो जो विलन अंकल होता है वो उस पावर सोर्स के साथ खड़ा होता है और अपने बनाए हुए प्रोग्राम किए हुए सूट आयरन सूट के पास खड़ा होता है और उस्मान धीरे धीरे जाता है उसके पास और उसमें वो जो पावर सोर्स होता है वो फिट कर देता है, जिसको फिट करने के बाद वो जो आयरन सूट होता है वो कम्प्लीटली रेडी हो जाता है और एक्टिवेट हो जाता है। जिसके बाद हमें दिखाते हैं कि पेपर वहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है उस बुरे आयरन सूट वाले मैन से बचने से, पर वहाँ पे हमारा आयरन मैन आ जाता है और उसके साथ उसकी फ़ाइट शुरू हो जाती है। सो टोनी जो होता है वो बहुत ज़्यादा फ़ाइट करता है और उसको एक आइडिया आता है कि कैसे मैं इस अंकल को हरा सकता हूँ। तो उसको एक आइडिया सोचता है कि ये सूट ऊपर जाके जम जाता है, तो वो उड़ना ऊपर बहुत ज़्यादा हाइट पे शुरू कर देता है और क्योंकि उस अंकल को पता नहीं होता है कि ये सूट बहुत ज़्यादा हाइट पे जाके जम जाता है, तो टोनी उससे पूछता है कि तुमने आइसिंग की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की। पर वही होता है कि वो जो सूट होता है वो जम जाता है और वो नीचे गिरना शुरू कर जाते हैं। तो जैसे ही वो नीचे गिरते हैं आयरन मैन को लगता है कि वो जीत गया है और अपने हाथ का एक जो शील्ड होता है उसको निकाल देता है, पर वो जो बुरा अंकल होता है वो दोबारा से उसका सूट एक्टिवेट हो जाता है, उस पर अटैक कर देता है। तो धीरे धीरे हमें पता लगता है कि क्योंकि उसकी एक हाथ की शील्ड नहीं होती तो वो कोई भी अपने मूव्स नहीं कर पाता आयरन मैन, और वो जो अंकल होता है वो उस पर हावी होना शुरू होता है और धीरे धीरे आयरन मैन को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देता है। सो हमें फिर आगे हमें पता लगता है कि आयरन मैन बहुत ज़्यादा अपना दिमाग लगाता है कि कैसे मैं इसको हराऊं। तो वो अपनी असिस्टेंट जो होती है पेपर उसको फ़ोन करता है और उसे बोलता है कि जो हमारी स्टार्क इंडस्ट्री की लेबोरेटरी में बड़ा सारा एक रेडिएटर पड़ा है, तुम उसको जाके उसका बटन ऑन कर दो और मैं वहाँ से हट जाऊँगा और उसका जो भी एनर्जी होगी वो उस बुरे अंकल पे पड़ेगी और उसका सूट जो है ख़राब हो जाएगा। तो पेपर बिल्कुल ऐसे ही करती है जिससे वो एनर्जी रिएक्टर पूरा फट जाता है और जो सारी एनर्जी है वो उस पूरे आयरन मैन सूट वाले बंदे के ऊपर पड़ती है और वो वहाँ से गिर जाता है और उसका सूट भी पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इससे आयरन मैन जीत जाता है। तो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो टोनी है वो अपनी असिस्टेंट के साथ बैठा होता है और पेपर और वो जो सीबीआई एजेंट होता है वो टोनी को बहुत समझाता है कि तुमने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलना है कि मुझे नहीं पता आयरन मैन कौन था और उसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है। तो पेपर और सीबीआई ऑफिसर उसको बहुत समझाते हैं टोनी को, पर टोनी जो है वो बिल्कुल अपनी मनमर्जी करता है, वो कभी भी दूसरों की बात नहीं मानता। तो जैसे ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए रेडी होता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़ा होता है, सभी लोग उसके आंसर की वेट कर रहे होते हैं क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि आयरन मैन असल में है कौन। और उसका दोस्त भी उसको बोलता है कि तुम्हें नहीं पता कि आयरन मैन कौन है। पर टोनी जैसे अपने मन की करता है, वो सबको बता देता है कि हाँ मैं ही आयरन मैन हूँ, जिसको सुन के सभी लोग शॉक हो जाते हैं और ये मूवी इसी के साथ इस मूवी आयरन मैन 1 का पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है।